हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को नमस्कार। और अपना जो सीरीज हम सोच रहे हैं कि आप लोग के बीच एक नया टॉपिक का शुरुआत करें, जो है आपका भौतिकी अर्थात फिजिक्स, 10th क्लास के बच्चों के लिए खासकर। हालांकि कंपटीशन लेवल में भी ये सहयोग देते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले के लिए जो कंटेंट होता है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रहता है और फास्ट में खींचना होता है, और उनको बहुत सारा लॉन्ग सिलेबस पढ़ना पड़ता है। कहने का सेंस 9th और 10th दोनों का। बहरहाल 10वीं के बच्चों के लिए ये बेहतरीन बुक जो हम आपके बीच आलोक का है और हमारे भारती भवन का है। यहाँ पे ये भारती भवन प्रकाशन से है। उसके बाद आपको कंपटीशन के बच्चों के लिए जो है ये मटेरियल आपको फिजिक्स का सर खान सर का भी है। तो उन सभी से समराइजेशन करके हम आपको शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें आपको छोटी छोटी टॉपिक को क्या करना है, नोट करते चलना है। हम विशेष यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिखेंगे और समझाएंगे आपको क्या करना है, मेरी आवाज़ सुन करके क्या लिखना है। हम एक डिफिनीशन के तरीके से आपको लिखाते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है, इसमें अपना जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले आपको प्रकाश को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रकाश क्या होता है? आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार का बाह्य भौतिकी कारक है, यानी बाहर से दिया गया एक ऐसा कारक है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब बताइए, लाइटें नहीं रहेगा तो आप हमको देख पाइएगा? नहीं देख रहे, सिर्फ हमारे हाथ को देख रहे हैं। अब देखिए, हट गए तो दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश एक क्या है? बाह्य भौतिकी कारक है। एक ऐसा चीज है, ऐसा ऐसा कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो आप एग्जाम में अगर पूछ दें कि व्हाट इज लाइट या प्रकाश क्या है, तो आप जवाब देना कि प्रकाश वह बाह्य भौतिकी कारक है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये था आपका प्रकाश की बातें। फिर इस हमको देखना है प्रकाश के बारे में 2-3 बात याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि प्रकाश है ना, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का किसके रूप में है? ऊर्जा के रूप में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी नंबर, प्रकाश का जो प्रकाश के साथ साथ हम इसमें एक कैसी ऊर्जा है, तो इसको एक तरंग के रूप में भी हम लोग देखेंगे कि प्रकाश एक विद्युतीय तरंग के रूप में जाना जाता है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है। ये ऑब्जेक्टिव करके लिखना है आप लोगों को। कैसे लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश इस तरंग में जो गति जो करती है ना, तो किस फॉर्म में गति करती है? प्रकाश से गमन करने की जो गति होती है वो होता है अनुप्रस्थ गति से गमन करती है। प्रकाश किस गति से गमन करेगी? अनुप्रस्थ गति से गमन करेंगी। यहीं पर लेकिन ध्वनि आ जाता, तो ध्वनि किससे होता है? अनुधैर्य से। तो यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। जब ध से ध आवे ना तो मिला देना ध ध अनुधैर्य। लेकिन प्रकाश की गमन करने की जो गति होगी वो अनुप्रस्थ होगी। यह अनुप्रस्थ गति से गमन करती है। लेकिन तरंग कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। एग्जाम में पूछे कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग में मत मारने का, अनुप्रस्थ गति से गमन करती है। और तरंग कौन है? ये विद्युत चुंबकीय आपका तरंग है। सबसे पहले प्रकाश क्या है? किसी चीज़ को देखने में काम आता है। प्रकाश एक ऊर्जा का फॉर्म है, ऊर्जा का रूप है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ गति से क्या करती है? गमन करती है। और एक और बात प्रकाश के रूप में आप ऑब्जेक्टिव में लिखना कि प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड है ना, ये पूछता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल कहाँ होगा? वैक्यूम अर्थात निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी भरमाने के लिए एग्जामिनर सब हाई लेवल में किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड करके दे देगा। जब किलोमीटर करे तो 3 जीरो उतार दो। ठीक है, जब सेंटीमीटर कर दे तो 2 जीरो और बढ़ा दो। तो ये तब नॉर्मल है, बात की बात है, लेकिन आप 10th के लिए आपका यही सफिशियंट है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा, ये प्रकाश की चाल है। एक क्वेश्चन इस बार पूछा था 2025 के पेपर में कि प्रकाश का चाल जब निर्वात से लेकर के वैक्यूम, यहाँ निर्वात से लेकर के जब वायुमंडल में आते हैं तो इसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक है, इस वायुमंडल में क्या है? बहुत सारे ऐसे कण हैं जो किसी स्पीड को रोकने का काम करता है। तो चाल को क्या कर देगा? वो धीमा कर देगा। ठीक है ना, चाल को क्या कर देगा? वो धीमा कर देगा। ऑप्शन में था चाल को तेज बढ़ा देती है, चाल को धीमा कर देती है, कोई परिवर्तन ही नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो चाल को वो डिम करेगा ना, धीमा कर देगा, ये कण से स्पीड को तोड़ेगा। तो ये होगा मैक्सिमम स्पीड कितना होता है निर्वात में? प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये था हम प्रकाश की बात बताएं। चलिए हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। मेरा बोतल कहाँ गया जी? तो लाइट के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि किरण क्या है। किरण क्या होता है? किरण कहने का सेंस हुआ प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश से अगर ये किरण आ रहा है ना, प्रकाश का ये किरण है, एक प्रकार का किरण है, इसी को हम किरण कहते हैं। प्रकाश का जो गमन पथ की जो दिशा होगी वो आपको किरण होगा। क्वेश्चन आएगा किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। समझो।
प्रकाश के गमन पथ को क्या कर देंगे, किरण। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था 2025 के 10th में कि प्रकाश का जो गमन पथ यानी किरण जो होता है, प्रकाश कैसे गमन करती है, तिरछी गमन करती है कि उल्टा पुल्टा या जिगजैग लाइन में गमन करती है कि सीधी। तो ऑप्शन में था सीधी। तो प्रकाश का जो किरण होता है हमेशा कैसे गमन करती है, तो सीधी गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखना। किरण याद हुआ। प्रकाश के गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और ये किरण कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। 2 ऑब्जेक्टिव हो गई, ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखते चलिए, अपना मन से बनाइए, खुद से आप लिखिएगा ना अपने मन से। ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमारा टॉपिक सुनिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और अपने से लिखा हुआ चीज़ आपको ज़्यादा याद होगा। हम टोन बना बना के लिखा देंगे तो ये मेरे स्टैंडर्ड रहा, आपका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाया। तो हम तो ये मूल टॉपिक बताएंगे कि प्रकाश जिस रास्ते से जाते हैं, जिस पथ से जाते हैं उसको किरण कहते हैं। और प्रकाश की गमन पथ जो होती है वो कैसी होती है, हमेशा सीधी रेखा में होती है। ये ऑप्शन में आता था, सीधी रेखा था 2025 के पेपर में, तो सीधी में आपको टिक मारना था। अब हमको बताना है, ये किरण के बाद हमको पढ़ना है प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव दे दिया था इस बार, गजब है। यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे किरणों के समूह को कैसे हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये किरण है, ये है ना किरण, ये किरण के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रकाश पुंज क्या है तो किरणों के समूह को क्या बोल देंगे, प्रकाश पुंज। और ये प्रकाश पुंज की 3 वैरायटी है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलेगा, कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के। कौन कौन प्रकार है ये तो हम बताइए दिए। एक होता है आपको समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज क्या है, यानी जो किरण आपको समांतर रूप से चला जाता है तो वो समांतर प्रकाश पुंज। इसी से समझिए, आप लिखिएगा वैसी किरण जो समांतर रूप से बिखरती हो वो समांतर प्रकाश पुंज है, नहीं हो जाएगा। और समांतर प्रकाश पुंज के बाद दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा अभिसरित या अभिसारी प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। अभिसारी, अभिसारी को ही हम लोग संतृप्त कहते हैं, संसरित कहते हैं, संतृप्त नहीं संसरित कहते हैं। संसरित प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहिए या संसरित प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह समट देना। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से सारा का सारा किरण यहाँ आकर के क्या होता है, जमा होता है। देखो सिग्नल से सीखो, यहाँ आकर के जमा हो रहा है ना, सब एक दिशा की ओर जाता है तो ये अभिसरित होता है, अभिसरित होता है, समझते चलिए, ये अभिसरित होता है। और तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अभिसरित, सरित के बाद तीसरा पढ़ेंगे अपसरित। अपसरित, अपसरित या अभिसारी को अपसारी भी कह सकते हैं, अपसारी। ये था अभिसारी और ये है अपसारी। अपसारी को हम लोग कहते हैं, जैसे संस्कृत पढ़े ना तो ये हो जाएगा आपको असंस्कृत, अपसंस्कृत कह सकते हैं इसको, अपसंस्कृत। तीनों टॉपिक को गौर से समझिए। मैंने प्रकाश पुंज बताया, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। प्रकाश हमेशा किस दिशा में जाती है, सीधी रेखा में गमन करती है। एक रेखा गई तो वो क्या है, किरण, और किरण के समूह हो गया प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार का है। कौन कौन है, एक है समांतर प्रकाश पुंज, एक है अभिसारी प्रकाश पुंज और एक है अपसारी। समांतर प्रकाश पुंज में क्या है, किरण सब समांतर दिशा में कहीं नहीं कटेगा। और अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या है कि कोई प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश का किरण जब एक जगह आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो सबका सब एक जगह अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब समझिए सीधा जमा होना, क्या होता है, सीधा जमा होना। और अपसरित का मतलब होता है फैल जाना। अपसरित का मतलब होता है फैल जाना, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई वस्तु से, यानी प्रकाश अगर ऐसे फैल रहा है, सीधे समझो, या किसी प्रकाश स्रोत से इस दिशा में गमन कर रहा है ना, इस दिशा में, ये सारे शब्द आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर के जब हम दर्पण पढ़ाएंगे तो वहाँ आप सारी और अभिसारी बताएंगे तो वहाँ मामला गड़बड़ा जाएगा। अब जो हम आपके बीच अभिसारी बोल रहे थे, दिमाग में एक फीलिंग आ रहा है कि अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जमा हो जाना और अपसारी का मतलब होता है फैल जाना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से प्रकाश अगर मान लीजिए फैल रहा है तो वो हो जाएगा अपसारी। तो ये था आपका प्रकाश पुंज की कहानी। अब हम लोग पढ़ते हैं 2 टॉपिक और, जिसका नाम होगा आत्मदीप्त क्या है और आदीप्त क्या है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, ये हो जाएगा मान लीजिए आत्मदीप्त। आत्मदीप्त लिखिएगा आप लोग, हेडिंग डाल दो। और दूसरा पढ़ना है अपना आदीप्त। आदीप्त, चलिए आत्मदीप्त का क्या डिफिनेशन लिखना है। आत्मदीप्त का मतलब होता है वैसा स्रोत, वैसा पदार्थ, वैसा चीज, वैसा वस्तु जो खुद का उसका अपना प्रकाश हो। खुद से के प्रकाश से चमकने वाली चीज को हम आत्मदीप्त बोलते हैं।
सर ये खुद के प्रकाश से कौन चमकता है? सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, दीपक के पास खुद का प्रकाश है नहीं है, तो सूर्य अपने आप से चमकते हैं, दीपक अपने आप के प्रकाश से चमकते हैं। तो आत्मदीप्त में लिखना वैसा पदार्थ जो खुद के प्रकाश से चमकता हो, वैसा पदार्थ जो खुद के प्रकाश से, तो सूर्य इसमें आ जाएगा। आपको डिफिनीशन, खासकर इस टॉपिक को डिफिनीशन से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल पर बल देना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ज़्यादा पूछता है 10th क्लास में। तो ये हो जाएगा सूर्य, हो जाएगा आत्मदीप्त। उसके बाद आपको आ जाएगा, इसमें मैंने दीपक का नाम बोला, ये दीपक आ जाएगा, जलने वाले दीपक। देखिए आपको बोर्ड पर एक दीपक जलता हुआ नजर आता होगा, और ये दीपक नहीं है, ये सामने पूजा वाले रूम है ना, उनसे ये बल्ब का फोटो यहाँ बन रहा है, तो समझो ये अपने प्रकाश से। खैर एग्जाम्पल के लिए बता दिया। ये हो गया सूर्य, हो गया, ये हो गया आपका दीपक। लेकिन एक क्वेश्चन आपको हम फंसाने वाले बोल देंगे। बताइए तो तारा है आत्मदीप्त और चंद्रमा है आत्मदीप्त, यहाँ पे फंस जाइएगा। तो तारा आत्मदीप्त है या नहीं, हमारा क्वेश्चन है ये। आप कॉमन सेंस दोहराओ तो आप पढ़े होंगे बचपन में कि सूर्य एक तारा है, तारा का ही रूप है ना। तो जब सूर्य तारा है, सूर्य खुद चमक रहा है, तो अदर तारा भी तो चमकेगा है ना, तो तारा भी आपका क्या हो जाएगा, आपका आत्मदीप्त में आ जाएगा। लेकिन आदीप्त की बात बताऊं तो आदीप्त वैसा पदार्थ है जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो दूसरे के प्रकाश से भाई आदीप्त में कौन कौन चमकेगा? हम चमक रहे हैं दूसरे के प्रकाश में, टेबल चमक रही है, कुर्सी दिख रही है, दुनिया के सारे प्रोडक्ट जो दूसरे चीज़ से दिख रहा है वो आपको आदीप्त में आ जाएगा। तो आदीप्त के अंतर्गत हम लोग किसको लेंगे? यानी आप सबसे पहले तो आप चंद्रमा रट लो, क्योंकि एग्जाम में आपको चंद्रमा ज़्यादा पूछता है। बच्चे को लगता है कि वो चांद के पास तो खुद प्रकाश है, इसलिए चांद चला जाएगा आत्मदीप्त में। नहीं, चांद सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन से उनसे चांद चमकता है, तो चांद आ जाएगा आपको आदीप्त में। वहीं चंद्रमा के बाद हम कुर्सी लिख दे, टेबल लिख दे, आप खुद को हो जाइए, पेन लिख दीजिए, दुनिया की जो उल्टा पुल्टा वस्तुएं एनर्जी पुराने समझ लो, ये सारा का सारा चीज़ आ जाएगा आपको आदीप्त में। हम लोगों ने आत्मदीप्त देखा, आदीप्त देखा, अब हम लोग देखेंगे प्रकाशीय माध्यम क्या है। छोटा सा टॉपिक है, प्रकाश के माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। इसका डिफिनीशन देना क्या है यार, इसको डिफिनीशन देने की थोड़ी जरूरत है। प्रकाशीय माध्यम वैसा माध्यम जिससे प्रकाश जाता हो, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश जाता हो वो प्रकाश का माध्यम हुआ। अगर डिफिनीशन पूछे एग्जाम हॉल में तो कैसे लिखोगे? वैसा माध्यम जिससे होकर के प्रकाश गमन करती है वो हो जाएगा प्रकाशीय माध्यम। और प्रकाश क्या क्या चीज़ से गमन कर सकती है? प्रकाश हवा से होकर के गमन कर सकती है, प्रकाश कांच से होकर के गमन कर सकती है, प्रकाश जल से होकर के गमन कर सकती है, प्रकाश टेबल से होकर के गमन कर सकती है। नहीं, टेबल कुर्सी से कभी जीवन में प्रकाश गमन नहीं करेगी, इसलिए टेबल नहीं लेंगे। हवा हो गया प्रकाश का माध्यम, कांच हो गया प्रकाश का माध्यम, जल हो गया, निर्वात में भी तो प्रकाश जाती है ना, तो निर्वात भी हो जाएगा प्रकाश का माध्यम। तो प्रकाश के माध्यम में क्या हो जाएगा? हवा, जल और मैंने बताया कांच, ये हो गया प्रकाश का माध्यम। प्रकाश को माध्यम को दर्शाने के लिए हम लोग कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। एक टॉपिक आपको पारदर्शी पदार्थ पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन पारदर्शी पदार्थ है? पारदर्शी ऐसे लिखो, पारदर्शी पदार्थ। और एक हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ का हेडिंग समझना है हम लोग को। और एक पर समझना है पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ समझना है, और एक छाया समझना है। इतना टॉपिक को अभी हम क्लियर करेंगे। फिर से समझिए, पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आर पार कर जाए, पूर्ण रूपेण, तृतीय विभक्ति ना, पूर्ण रूप से। जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश पूरा का पूरा आर पार कर जाए तो वो हो जाएगा आपको पारदर्शी पदार्थ। आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ। और पारदर्शी पदार्थ में क्या आ जाएगा? हवा आ जाएगा, कांच आ जाएगा, जल आ जाएगा, ये पारदर्शी पदार्थ है। आर पार सीधा का सीधा प्रकाश कर जाता है। और अपारदर्शी पदार्थ का क्या डिफिनेशन लिखोगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, दैट इज कॉल्ड अपारदर्शी पदार्थ कहला जाएगा। यानी टेबल से होकर के प्रकाश नहीं जाएगी, कुर्सी से होकर के प्रकाश नहीं जाएगी, इस मार्कर से होकर के आर पार प्रकाश नहीं जाएगी, हमसे होकर के प्रकाश आर पार नहीं जाएगी, तो हम लोग इसमें अपारदर्शी पदार्थ में होता है। लेकिन आपको समझना है पारभासी पदार्थ, ये जो पारभासी पदार्थ होती है जिससे होकर के प्रकाश की कुछ अंश आर पार कर जाता है,
पारभासी में क्या होगा, प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार कर जाएगा। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में बता दूं, ये पेपर है ना, मान लो ये पेपर है ना, इस पेपर को मैं अगर तेल लगा लूँ और तेल लगाने के बाद जो देखूँ, यानी तेल लगा हुआ कागज़, जब तेल लगे हुए कागज़ को आप देखिएगा आर पार, तो आपको कुछ अंश आर पार दिखेगा, तो पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़। ये चीज़ जो मैं दे रहा हूँ ना, बहुत बच्चे फंस जाते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। अगर आप रेगुलर फॉर्म में रहोगे तो मार सकते हो, ऑब्जेक्टिव में जब आता है ना तब नानी याद आती है अपने लोग को, याद रखना। तो पारभासी पदार्थ में होगा तेल लगा हुआ कागज़। और ये कांच बार बार हमारे मुख से आ रहा है, इसका कारण है कि घिसी हुई कांच भी आपको पारभासी में आ जाएगा। अगर ऐसे वर्ड लगाते घिसी हुई कांच, अगर केवल कांच दे देना, केवल कांच, तो ये पारदर्शी है, लेकिन घिसी हुई कांच दे दे तो ये पारभासी में आ जाएगा। और लास्ट टॉपिक है अपना छाया क्या है, एग्जाम में आ जाए छाया क्या है, तो छाया का सीधा डिफिनेशन समझो कि जब प्रकाश की जो कोई किसी स्रोत से प्रकाश आ रहे हैं, तो आने वाले प्रकाश के किरण के जो पथ पे कोई अवरुद्ध खड़ा हो जाए। अवरुद्ध क्या खड़ा हो सकता है, मान लीजिए कि कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाए। अपारदर्शी जब बोले तो हमको ले लीजिए, मार्कर को ले लीजिए, दुनिया की सारी वस्तु के ले लीजिए। तो प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शी पदार्थ को प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, ऐसे बोलने का। अपारदर्शी पदार्थ को प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, प्रकाश क्या होती है, लौट जाती है, लेकिन उस अपारदर्शी पदार्थ के पीछे एक छाया बनता है, एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। उस अंधेरा क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, छाया का डिफिनेशन क्या लिखोगे, जब प्रकाश किसी अपने गमन पथ पर प्रकाश गमन करती है, उस गमन पथ में क्या होता है, कोई अपारदर्शी वस्तु आती है, इस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, और उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक क्या बनता है, एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। फिर से छाया का डिफिनेशन, जब किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश गमन करती है, तो उसके गमन पथ में कोई जब अपारदर्शी वस्तु, मान लीजिए मार्कर खड़ा कर दिए, तो इस मार्कर को खड़ा करने के बाद प्रकाश इससे टकरा करके वापस हो जाएगा और इसके पीछे एक छाया बन जाएगा। वही छाया क्या होगा, आपको देखो यहाँ पर हम छाया बना रहे हैं, इधर से लाइट आ रहा है और हमारे लाइट को प्रकाश को जो है हमारे हाथ को आर पार नहीं करा, और यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है आपका इधर का, ये क्या बना रहा है, आपको छाया बना रहा है, यानी इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन गया, ये हो गया आपको छाया। तो हम लोगों ने आज का मूल टॉपिक छाया तक ही रखेंगे, यही 10 से 15 मिनट करके आपको टॉपिक बढ़ाते चलेंगे। अब अगला टॉपिक जो होगा अपना प्रकाश की परावर्तन, जो अपना मूल चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे। आपको कैसा लगा ये मेरा शुरुआत प्रथम, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। और इसी तरीके से 10-10, 15-15 मिनट का अपना एपिसोड चलता रहेगा, अपना सिलेबस फिजिक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। 15 मिनट आप जो रील में इधर उधर टाइम बर्बाद करते हैं, खासकर 10वीं के बच्चे, अगर मेरे साथ जुड़े रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव लगभग वो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम आपको हाई कंपटीशन लेवल में भी नहीं ले जाने का कोशिश करेंगे, हम उसी स्टैंडर्ड में आपको रखने का कोशिश करेंगे जो आप 10th लेवल में, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है उन पर विशेष बल देकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा टॉपिक सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के लिए खुल गया है। अब हो सके आपके बीच मैथिली का भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैथिली पर भी आप लोग काम करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि जो बच्चे मैथिली लेते हैं लास्ट में सोचते हैं पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट में जाकर के इतना अच्छा और आसान सब्जेक्ट में अगर आपका मान लीजिए 70-80 नंबर आ रहा है तो बेकार का नंबर है। आप 90+ लाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 का तो 50 सही जाना चाहिए। कितना राइटिंग पर कटेगा, 10 नंबर कटेगा, फिर भी तो 90 आना चाहिए ना। और लास्ट में पढ़ने पर क्या ना, अच्छे बच्चे को भी कम नंबर आता है, क्योंकि उसको पूरा कहानी पता नहीं है कि पूरा कहानी क्या है। हम शुरुआत करेंगे आपको, और देखिएगा बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे कि मैंने फिजिक्स की शुरुआत किया है ना, तो पहला चैप्टर से लेकर के आपको अंत चैप्टर तक हमको छोटा छोटा टॉपिक बना बना के आपको क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे। हर वीडियो में ये बात हम नहीं बोलेंगे, ये थोड़ी सी छोटी वीडियो बनी है और आज आप हमारा शुरुआत है, तो इंट्रोडक्शन हम शुरू में नहीं देकर के लास्ट में आपको दे रहे हैं कि प्लीज़ आप जुड़िए हमारे फिजिक्स क्लास से, केमिस्ट्री से भी, बायो से भी, वहीं आपका एसएसटी का भी शुरुआत होगी। अभी सब चीज़ खोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अपना मूल टॉपिक 3 सब्जेक्ट हम खोले हैं, एक आपको मैथिली का शुरुआत करेंगे, एक आपका गणित चल रहा है और एक आपका फिजिक्स चल रहा है। इन तीनों को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक अगला टॉपिक हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा इन तीनों को पहले हम लोग 1 से 1.5 महीना में फास्ट में ख़त्म कर लेंगे। 1.5 महीना इसलिए बोलने को मिल रहा है क्योंकि थोड़ा लंबा सिलेबस होता है, मैं इतना शॉर्टकट कैसे बताऊँ, नहीं बता पाएंगे इतने जल्दी। तो अब वीडियो है ना, लॉन्ग बना भी नहीं सकते और आप भी हमारे पास उतना टाइम नहीं दीजिएगा। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास फिजिक्स का, आप डेली का डेली रिवीजन में जुड़े रहिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा। चलिए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। लेते हैं हम विदा।
तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।